नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको आरओ की परीक्षा की तिथि का मालूम हो गया होगा कि पेपर कब है, दिसंबर में है। और यदि हम बात करें तो अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि नवंबर तो ये चल ही रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के आरओ के जो है प्रैक्टिस सेट की। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ये दिया है यहाँ पर कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यदि हम बात करें कि जो ये लोथल है गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रखा है निम्न में से असत्य कथन युग्म को पहचान करें। ठीक है, मतलब कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला दे रखा चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार लगभग 3900 किलोग्राम है, ये ठीक है। दूसरा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे है, ये भी ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम यानी इसका तीसरे पार्ट की हम बात करें तो इसमें दिया है लैंडर विक्रम का ओले कल वजन 1752, ये ही गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। ये गलत है। नहीं, ये ठीक है। एक बार दोबारा असत्य छाटना, असत्य छाटना। तो असत्य की बात करें तो पहला वाला 3900 वजन, ये गलत है। ये पहला वाला गलत है। और केवल रोवर में भार 26 किलो, ये गलत है। यानी पहला और चौथा गलत है। ठीक है ना, पहला और चौथा ये वाला गलत है और पहला गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, इसमें कहा है कि फुलरीन में कितने परमाणु क्रमांक होते हैं। तो यदि फुलरीन में परमाणु क्रमांक यानी फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो फुलरीन के कार्बन परमाणुओं की संख्या की यदि हम बात करें तो 60 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इसमें दिया है कि निम्न जीवों में कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। तो भारत में प्राकृतिक रूप में चीता नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा पीछे हमने नामीबिया से चीते मंगवाए थे। ठीक है, जो नामेरी यानी मध्य प्रदेश में छोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें कह रखा है आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्संस्करण के 5 प्रकरणों की प्रक्रिया संबंधित है। ये प्रक्रिया किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि उत्तर प्रदेश लिमिटेड यानी कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर दे भी रखा है ये उपयुक्त में से सत्य कथन है, ये बताना हमें। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पहले कथन में क्या कह रखा है, इसमें से कंदन की खेती, उपभोग और संस्करण को बढ़ावा मिलेगा, सही है। और इसको 2022-23 से 26-27 तक संचालित किया जाएगा, मतलब दोनों कथन सत्य है, पहला भी और दूसरा भी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे मतलब जो झांसी है इसमें सबसे ज़्यादा बंजर भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वायु अपरदन मिलता है। तो मथुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा वायु अपरदन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 में कहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र यानी नागपुर में अवस्थित है, इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में कह रखा है कि प्रसिद्ध विद्वान लैंडपूल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। मतलब लघु अकबर किसे कहा जाता है ये हमें बताना है, और लैंडपूल ने किसे कहा था लघु अकबर। तो जो दारा सिको था औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का बड़ा पुत्र था, इसे लैंडपूल ने लघु अकबर कहा था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है कि वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो यदि मैं बात करूं तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण सही है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ये भी सही है, और सामवेद का पंचवेद ब्राह्मण ये भी सही है। अर्थवेद का यही गलत है, यही गलत है और गलत ही हमें छांटना था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में कह रखा है कि कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है, मतलब अर्थशास्त्र पर लिखी गई टीका का हमें नाम बताना है। तो अर्थशास्त्र पर जो टीका लिखी गई है वो है प्रबंध, ये वाला प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में कह रखा है कि सॉरी 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रखा है कि शीशम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? उपयुक्त कथनों में सत्य बताना हमें कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या शीशम एक पर्णपाती वृक्ष है? बिल्कुल सही बात है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण ईरान की मूल प्रजाति है, सही है। दोनों ही बातें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है पूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करें। यानी यह पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व के प्राकृतिक भू क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा है, सही है ये बात। और दूसरा कह रखा है यह उद्यान उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंबल नदी के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ, मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन की यदि हम बात करें 14 नंबर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो 15 में कह रखा कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म छांटिए, मतलब कौन सा इनमें गलत दिया है ये हमें पूछ रहा है, हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ये ठीक है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। चित्रकूट में पूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। दुर्गावती टाइगर आंध्र प्रदेश में, यही गलत है। ये छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, डी गलत है, गलत वाला ही हमें बताना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में कह रखा है कि इसमें कह रखा है नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? यानी ये देखो रीजनिंग का सवाल जीके में दे दिया हमें, मतलब नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है और प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? तो भैया प्रभाकर की यदि हम बात करें तो ये इसका नाना या माँ का पिता लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो ये क्या करना है 17 में, क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है माइनस और के का अर्थ है भाग। तो इतने का मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे ज्ञात। यहाँ चल लिया 52, के की जगह कितना रख देंगे हम, के का अर्थ दिया है भाग। ठीक है, जब 4 से भाग दूंगा 12 को 13 आ जाएगा। क्यू की जगह क्या रख देंगे प्लस, और जे की जगह कितना रख देंगे, जे की जगह रख देंगे हम गुणा। जब इसे हम सबको रखने के बाद जब हल करेंगे तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में कह रखा है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, मतलब ये जो आकृति हमें दी है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो जब हम इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 त्रिभुज है इसमें। गिन के देख लेना एक बार आप। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कह रखा है हमसे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 और 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 19 में यदि हम बात करें तो 19 के ऑप्शन नीचे दिए हैं, अभी दिखा देंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु दर प्रति 1000 जन्मदिन पर 2026 तक 32 और 2030 से 22 लाने का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे की यदि हम बात करें 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म यानी 26 तक 35 वर्ष 2030 तक 25 लाने का लक्ष्य रखा गया, मतलब दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर यदि 19 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रखा है 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के तहत प्रदान पेंशन राशि को लाभार्थी 400 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो पेंशन की वृद्धावस्था थी वो 400 से बढ़ाकर 500 करती है। अब इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन
नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। तो पहला, इस योजना के तहत 60 से 69 वर्ष आयु के लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य के अंश और 200 रुपये केंद्र का अंश, तो मतलब दोनों ही ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ये 20 था, 21 की तरफ चलते हैं। 21 में क्या कह रखा है? 21 में कह रखा है हमसे कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, मधुपुरी जो प्राचीन नाम है वो मथुरा का है, सही है। और ब्रह्म सारणी बरसाना का, ठीक है। ब्रह्मवर्त बिठुर का और चंद्रनगर फरुखाबाद, ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में क्या कह रखा है? 22 में कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे मिलान करेंगे भाई। देखो, यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये सुन लीजिए। तो इसमें नहर परियोजना दी है और इधर उद्गम स्थल दिया है। मतलब गंगा, मध्य गंगा नहर कहाँ से निकलती है? बिजनौर से, ये बिल्कुल ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो सरयू नहर है ये कहाँ से निकलती है? सरयू नहर का उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो ये बहराइच कतन्या घाट, बिल्कुल ठीक है। और यदि हम बात करें घग्गर नहर मिर्ज़ापुर, ये भी ठीक है। और मोहदा बांध नहर हमीरपुर, ये भी ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के 1 2 3 4 करके हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल सही सही लिखे हुए हैं ये, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है? 23 में हमसे कह रखा है इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, माहीगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, ठीक है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है, सही है। तो मतलब 23 के दोनों सही है, ए और बी, यानी पहला दूसरा दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों बिल्कुल ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें कह रखा है 24 में कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा था, ये हमें बताना है। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव शक्ति नाम रखा है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें कह रखा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो विकसित किया जाएगा ये महाराष्ट्र के ठाणे में किया जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में कह रखा है कि मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन यानी ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 75वां स्थान प्राप्त किया है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में कह रखा है कि हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकानों पर जाकर खुद ही फट जाएगा, ठीक है। तो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा, ये आत्मघाती ड्रोन है। और क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है? तो मिशन नंद बाबा की यदि शुरुआत की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में कह रखा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आगरा में खोला जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 में कह रखा है प्रत्यक्ष छाया बैंकिंग का संबंध किससे है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, इसका संबंध है प्रत्यक्ष छाया का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम कौन से हैं, ये हमें बताना। तो बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि और संविधिक सरलता अनुपात में वृद्धि। मतलब कुल मिला के ये सभी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कह रखा है? 32 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत वाला हमें छाट कर बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो यदि हम बात करें तो जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है, ये सही है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडलीय में समाहित है, ये भी ठीक है। जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति हेतु मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होता है, ये भी ठीक है। और फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात बिल्कुल गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला ही हमें छांटना था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में क्या कह रखा है? 33 में हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही युग्म की यदि हम बात करें तो SDG 17 सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारों को पुनर्जीवित करना, ये आपका सही है। बाकी सब निम्नलिखित युगों में से सही, हाँ बाकी सब गलत है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में कह रखा है हमसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदानपुर के तालुका तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम बताइए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बंगाल का मिदानपुर था, वहाँ पर जो तामलुक में समानांतर सरकार बनी थी, उसका नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जातीय सरकार बनी थी वहाँ पर। ठीक है, और आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में कह रखा है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक की यदि हम बात करें तो दीनबंधु मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलगोटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो गलगोटू अधिनियम के नाम से जो अधिनियम जाना जाता है वो है आपका देसी भाषा प्रेस अधिनियम, यानी 1878। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में हमसे क्या कह रखा है? 37 में इसने कहा है कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 37 में हमें ये बताना है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रखा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलो ठीक है, मिलान करते हैं भाई। देखिए क्या कह रखा, इधर दिया है योजना और इधर दिया है प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें तो ये 38 है, यानी 38। चलिए मिलान करते हैं इनका। तो यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा आपका चौथा, 31 मई 2019 को। और यदि हम बात करें कि किसान संपदा योजना, तो किसान संपदा योजना का हो जाएगा आपका ये 26 मई 2017 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यदि हम बात करें तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी ये 2016 में। ठीक है, अब एक बचा, किसका बचा? डी का बचा, और डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा पहला, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। अब यदि बात करें इसके ऑप्शन की, तो इसका राइट ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में कह रखा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी। 39 का ए आंसर हो जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन यानी BOP के भाग हैं, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो 40 की यदि मैं बात करूं तो चालू खाता सही है, पूंजी खाता सही है,
अशुद्धियाँ तथा भूलें, ये भी सही है। और विदेशी मुद्रा पारचित कोष में परिवर्तन, ये भी ठीक है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में हमसे कह रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की यदि मैं बात करूं तो कैसी है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 41 का वी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कह रखा है, जरा ध्यान दीजिए इस पर। इसमें कह रखा है कि कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, ये ठीक है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये गलत है। यानी 42 का केवल पहला ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, यानी 43 की। इसमें क्या कह रखा है भाई, इसमें कहा है 43 में कि असत्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। भैया यही वाला गलत है, पहला गलत है। दूसरा देख लेते हैं, ये तो गलत नहीं है। इसका उद्देश्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना था, ये ठीक है। गलत पूछ रहा था तो पहला ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में हमसे क्या कह रखा है, 44 में इसने कहा है कि 44 में कहा है कि कोयला उत्पादन 2020 और 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन में शीर्ष पर है, पहला वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, ये गलत है। और यदि हम बात करें तीसरे में कहा है कि भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका ठीक है। यानी पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया भी है पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में क्या कह रखा है, 45 में इसने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, मतलब कौन है ये हमें बताना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्वेश्चन नंबर 45 में तो देखिए, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी के भाग लेते हैं, ये भी ठीक है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य, ये भी सही है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 45 की यदि मैं बात करूं तो 45 का जो आंसर होगा, एक मिनट, ये राज्यपाल भाग नहीं लेते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं आपका ये, ठीक है ना, सी में दे रखे हैं। आगे चलिए, 46 में हमसे कह रखा है कि संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है। मतलब सरकार जो कर लगाती है ये कौन सी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर की यदि मैं बात करूं तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद यानी विषय दिए गए हैं, ये हमें बताना है। तो नगर पालिका के लिए 18 विषय दिए गए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में हमसे पूछ रखा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित है, ये हमें बताना है। तो भारत के संविधान में क्या उल्लेखित है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, ये बात ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो है दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो 49 में क्या कह रखा है, 49 में कह रखा है भैया कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, यह निश्चय करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो भैया ये अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, कौन सी जाति अनुसूचित जाति के दायरे में आएगी ये बताने का। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें कह रखा है कि
संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? तो संघीय व्यवस्था में संविधान का जो चक्र माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि बात करें तो 51 में कह रखा है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो भैया इसमें जो है संसद की सर्वोच्चता ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, संघीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा है? इसमें क्या रखा है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसमें पूछ रखा है क्या कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मिलन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो रहा है मलिन बस्ती, मतलब जो गंदे शहर हैं, गंदी बस्तियां हैं, तो इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की तो वो मुंबई में रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में क्या कह रखा है? इसमें कहा है 54 में कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर में नहीं है? तो मुरादाबाद नहीं है, बाकी सब मिलियन शहर में है, मुरादाबाद नहीं है, तो 54 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था? ये बात ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। बिल्कुल दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में क्या कह रखा हमसे कि 56 में कहा है कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत वाला हमें छांटना है। ठीक है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा आपका भारत की भूमि अधिक भौतिक ये सही है, भूगर्भ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, ये गलत है। बाकी सब सही है और गलत वाला ही हमें छांटना था। 57 में हमसे कह रखा भारतीय नदियाँ मुख्यतः कितने वर्गों में बांटी गई हैं? तो भारतीय नदियाँ 2 वर्गों में, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर, या यूँ कह दो अरब सागरीय नदियाँ और बंगाल की खाड़ीय नदियाँ। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में हमसे कह रखा है कि काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये अशफाक उल्लाह खां को लटका दिया था, जबकि भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद निकल गए थे, भगवती चरण बोरा का भी नहीं था, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 में ये कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था? तो वारेन हेस्टिंग जो था अंग्रेजी के साथ साथ बंगाली और अरबी और फारसी भी जानता था। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो केरल में बनी थी भैया साम्यवादी सरकार। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में कह रखा है कि 61 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियों की यदि मैं बात करूं तो हमें बताना है कि कौन कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो घाटपिरवा है, तुंगभद्रा है और भीमा भी है, ये तीनों इसकी सहायक नदियां। लक्ष्मण तीर्था इसकी सहायक नदी नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा है कि एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है वो दक्षिण एशिया में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैमरा ब्लर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपसे मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें इस समय आवश्यकता है आपके सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 में कहा है कि लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं के निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो ये अंदर 27 से 30 के मध्य है जो सक्रिय जेट जलधाराएं होती हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना के संदर्भ में इन कथनों पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 64 की यदि मैं बात करूं तो क्या है, 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उस समय प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना होती थी, बिल्कुल सही है आपका। और दूसरे में कहा है कि भारतीय जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है, ये भी सही है। तो मतलब दोनों सही है। 64 की यदि हम बात करें तो आपका एक मिनट है, नहीं ये गलत है, ये गलत है भैया, दूसरा वाला गलत है। और पहली बार जनगणना की यदि हम बात करें तो वो 1872 में हुई थी, ना तो 81 में। 81 में तो 10 की हुई थी, लेकिन ये कह रही है ना पहली बार, तो पहली बार 1872 में हुई थी। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 64 की यदि हम बात करें तो ना तो पहला सही है और ना ही इसका दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 में क्या कह रखा हमसे, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं इसमें भैया, इसीलिए तो इसको बोलते हैं आर ओ और ARO, समीक्षा अधिकारी, ऐसी थोड़ी बन जाओगे अधिकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 में मिलान करना हमें, क्या कह रहे हैं, मानसूनी वन। तो मानसूनी वन की यदि मैं बात करूं तो मानसूनी वन आपके कहाँ पाए जाते हैं। मानसूनी वन जो होते हैं वो ये होते हैं सागौन और साखू, यानी पहले का हो जाएगा आपका तीसरा। और यदि हम बात करें, ये जो विषुवत रेखीय वन होते हैं ये आपके पास ये होते हैं महागोनी और रोजवुड। और शंकुधारीय वन की यदि हम बात करें तो ये होते हैं प्लम एवं जैतून का। और शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय था शंकुधारी वन, ये हो जाएगा आपका ये। तो यदि हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 में क्या कह रखा हमसे, 66 में कह रखा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है। तो दक्षिणी तट पर स्थित है। डार्लिंग जो है नदी है, मर्रे डार्लिंग, ठीक है ना। तो 66 का आंसर जो होगा दक्षिणी तट पर, दक्षिण पश्चिमी तट होगा इसका राइट आंसर, ये होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ये वाला गलत है। ठीक है, मर्रे डार्लिंग दक्षिण पश्चिमी तट पर है। 67 में कहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इधर भाषा दिया और इधर देश दिया है। ठीक है, डेनिश में डेनमार्क सही है, डच में नीदरलैंड, यानी डच भाषा जो है नीदरलैंड में बोली जाती है, मंदारिन चीन में, और बाहर थाई, ये ही गलत है। ठीक है, थाई बोली जाती है थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो आपकी जायरे। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जायरे। ठीक है, एक जायरे हो गई, एक कांगो हो गई, और एक उत्तर प्रदेश सॉरी भारत में हो गई माही नदी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में कह रखा है कि भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। तो भारत में हरित राजमार्ग नीति 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70 में कह रखा है कि भारत में पहली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अक्षय से हुई थी। तो काली कपास मृदा की रचना की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 70 की। तो ये विदरी यानी फिसर ज्वालामुखी चट्टानों से बनी थी काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करें तो 71 में कह रखा हमसे कि इसमें हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पश्चिम से पूर्व, पहले पश्चिम का देखना फिर पूर्व का देखना हमें। ठीक है ना, तो
बारालाचा ठीक है, सिपकला सही है, जलेबला बोमला, मतलब कुल मिलाकर के सही है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में, इनका क्रम बिल्कुल ठीक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 की यदि हम बात करें तो 72 में हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा तथा कैप कोबरेन के तट पर स्थित है, तो कोरोमंडल तट है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में कहा है कि हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट यानी HFT स्थित है, ये कहाँ पर है ये हमें बताना है। तो ये आपका गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में कह रखा है कि 74 में कहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, ठीक है, द्वारा आपस में पृथक किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, मतलब 10 डिग्री चैनल की बात यहाँ पर हमसे कर रहा है। इसमें हमसे पूछ रखा है कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्र से संबंधित की गई सूची का मिलान करो, यानी पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 75 की। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यानी यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 75 में, तो पंजाब हिमालय ये जो है आपका सतलज और काली नदी के बीच में है, और कुमाऊं हिमालय की यदि हम बात करें तो ये आपका सतलज और सिंधु के बीच में है, और नेपाल हिमालय की यदि मैं बात करूं तो नेपाल हिमालय आपका ये हो जाएगा काली और तिस्ता के बीच में, और असम हिमालय हो जाएगा आपका, यानी इसका हो जाएगा ए, असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमसे कह रखा है कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्र बताना है। 76 में हमसे कहा है कि भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, ये बात ठीक है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ होती है, ये बात गलत है। उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये सही है। यानी 76 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यानी पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, बिल्कुल ठीक है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब पहला और दूसरा दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या कह रखा है, 78 में कहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि के मुख्य कारण की यदि हम बात करें तो अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रखा है हमसे, इसमें कहा है कि किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। तो अरहर यानी जिसको तूर बोलते हैं, सभी नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखती हैं, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि मैं बात करूं तो ये कह रखा है कि निम्नलिखित सूचियों में असत्य सूची युग्म का चयन कीजिए। यानी काला ज्वार, काला ज्वार जो होता है ये जीवाणु से नहीं होता, ये कवक से होता है। भैया यही गलत है, गलत वाला ही हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि हम बात करें तो 81 में कह रखा है कि जड़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जड़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर यदि हम विचार करें तो ये क्या कह रखा है कि इसमें कहा है कि अंकुरण के समय बीज का प्रंकुर जड़ का निर्माण करता है, गलत है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में कहा है क्या कि किस विटामिन में रेटिना, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो ये भैया विटामिन रेटिना किस में होता है, आंख में, तो विटामिन ए से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की यदि मैं बात करूं 83, तो 83 में कह रखा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो देखिए गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता, बाकी इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में कह रखा है कि
विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हमें बताना है। तो भैया ये होता है एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर ए, मेगाब्लोस्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं। 85 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। तो जीवाणुओं के कारण जो बीमारी होती है वो होती है आपकी एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहे हैं। 86 में हमसे कह रखा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। अधिकतम घनत्व की स्थिति में पानी का आयतन कितना होगा। तो भैया 277 पर होगा और पानी का आयतन होगा न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 86 का डी आंसर। 87 में कह रखा है कि 1906 में डिस्परेड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो B.R. शिंदे ने की थी। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 88 में कह रखा है कि अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह विद्रोह का समर्थन किया था। तो पबाना विद्रोह का समर्थन किया था कैंपबेल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 की यदि हम बात करें तो 89 में क्या कह रखा है। 89 में हमसे कहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाद खाद्यान्न पर से जकात नामक कर हटा दिया था। तो सिकंदर लोदी ने हटा दिया था। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो 90 में हमसे कह रखा है कि पुर्तगाल गवर्नर अलबुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। तो भैया भेजा था फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो इसमें कह रखा है कि 91 में ध्वनि के विषय में निम्न कथनों में सत्य असत्य मतलब गलत वाला कथन हमें छांटना है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती हैं। भैया यही गलत है, बाकी तो सब सही होंगे। 4 ऑप्शन में एक ही तो आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 92 की यदि हम बात करें तो 92 में क्या कह रखा। 92 में इसने कहा है हमसे कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा दिया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की यदि हम बात करें तो ये उद्गम क्षेत्र है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये हमें बताना है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। और बैरीनाग सीता यानी झरना ये झेलम नदी पर, ये भी ठीक है। महाबलेश्वर कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से। और स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मतलब सारे ही ठीक रह रखे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब नहीं वाला ढूंढना है। तो देखिए बर्लिन राइन नदी के किनारे ये ही गलत है, पहला ही गलत है, बाकी सब ठीक है। लंदन टेम्स नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है, डेन्यूब के किनारे वियना है, ये सब ठीक है। ये पहला वाला गलत है, बर्लिन जो है जर्मनी का शहर है। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि हम बात करें तो 94 में क्या कह रखा है हमसे। 94 में कहा है कि सूची का मिलान करना है, ठीक है। इधर प्रसिद्ध मंदिर है और इधर राज्य है, मतलब कौन सा मंदिर किस राज्य में पाया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहे हैं। तो देखिए विद्याशंकर मंदिर की यदि मैं बात करूं तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में स्थित है ये मंदिर। और वहीं हम बात करें राज रानी मंदिर तो ये उड़ीसा में है। और कंदरिया महादेव मंदिर की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर स्वामी मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में कह रखा है इसमें भी सूची का मिलान करना है, मतलब इधर नगर दिया है और इधर सीमावर्ती नदी दी है, मतलब कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 95 में। तो देखिए आगे चलते हैं, इधर ये ठीक है 95 की बात कर रहा है। बैतूल जो है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे है। और वहीं हम बात करें
जगदलपुर की, तो ये इंद्रावती नदी के किनारे है। जबलपुर की हम बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 में हमसे ये कहा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। मतलब ये जो नदी दी है इन नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में क्या कह रखा भैया? 97 में हमसे सूची का मिलान करवा दिया। ठीक है, सूची का मिलान करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 97 में। कैसे मिलान करेंगे जरा देखिए। तो देखिए, यदि हम बात करें तो खनिज खनिज असमाप्त होने योग्य, यानी खनिज नहीं, खनिज जो है वो समाप्त होने योग्य है। तो पहले का हो जाएगा ये, पहले का हो जाएगा तीसरा। सौर ऊर्जा ये असमाप्त होने योग्य है, यानी बी का हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो मतलब 34 हो गया, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तीसरे की यदि हम बात करें तो बायोगैस क्या है? बायोगैस है ये मेथाइल, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और वनारोपण का संबंध किससे है? वर्षा से। तो ये हो जाएगा आपका 34-21। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो वनस्पतिक उद्यान है वो क्यू यानी इंग्लैंड में है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 99 में। तो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहते हैं, यही गलत है, यही आंसर है, बाकी सब ठीक है लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन या प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो प्रातःकालीन शांत स्थल जो कहा जाता है वो फिलीपींस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। 101 में कहा है कि हॉर्नबिल हॉर्नबिल त्योहार, देखिए हॉर्नबिल त्योहार की यदि हम बात करें तो ये नागालैंड का त्योहार है। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 में क्या कह रखा है? 102 में हमसे कहा है कि जश्न ए रेख्ता क्या है। ठीक है, जश्न ए रेख्ता क्या है? तो उर्दू भाषा का जश्न मनाने का एक वार्षिक साहित्यिक उत्सव है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। यह है जश्न ए रेख्ता। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। 103 में कह रखा है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है। मतलब कुंभ का मेला जो लगता है पूरा यानी पूर्ण वो लगता है हर 12 वर्ष बाद। ठीक है, अब इस समय शुरू होने वाला है, दिसंबर में शुरू हो जाएगा कुंभ का मेला। क्वेश्चन नंबर 104 की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, उससे संबंधित है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 में कहा है कि मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार ने वर्ष खजुराहो नृत्य उत्सव शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये 1975 में किया था भैया, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की हम बात करते हैं। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रखा है केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें 107 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रखा है? 108 में कह रखा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ की यदि हम बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। तो राजाओं की घाटी की यदि हम बात करें तो ये आपका मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की हम बात करते हैं। 110 में कह रखा है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा में स्थित है।
बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है। चर्च की बात कर रहा, कैथोलिक चर्च कहाँ पर है ना। क्वेश्चन नंबर 111 की यदि हम बात करें तो 111 में कह रखा है इन्होंने कि वेणुवन विहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 112 की यदि हम बात करें तो 112 में कहा है कि 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि थे। मतलब 112 में हमें ये बताना है, ये जो सुकर्णो थे ना, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस पर ये भारत में आए थे, शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 113 की यदि बात करें तो इसमें क्या कह रखा है कि भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वो कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वो शिवांगी पाठक। आगे चलते हैं दोस्तों। 114 में कहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये आपका फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रखा है कि अगस्त 2023 में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये राफेल नडाल को किया था। 116 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है जुलाई 2023 में 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई थी? तो ये आपका भारत के द्वारा की गई थी। 117 में कह रखा है अगस्त 2023 में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रॉकेट द बिन्नी नोवी इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 118 की यदि हम बात करें तो 118 में क्या कह रखा है, इधर आ जाइए। 118 में कहा है कि जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था भैया मध्य प्रदेश को। 119 में कह रखा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था आपको शिव शंकरी को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 120 इसमें कह रखा है कि अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बताना, तो भैया ये तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। 121 में क्या कहा है कि अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका लिथुआनिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 में कहा है कि अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो अगस्त 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 की यदि हम बात करें तो 124 में कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले के साथ है। ठीक है, 124 में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो धीर रखता है वो शांत होता है, जो उत्तेजित होता है वो क्रुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की यदि हम बात करें तो 125 में कह रखा है कि उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। संगत मतलब ठीक है। 125 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 125 का जो राइट आंसर हो यानी बोकारो और भिलाई और राउरकेला ये कहाँ पर है? दुर्गापुर में है। यह जो है स्टील संयंत्र केंद्र है। 126 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, यह रीजनिंग का सवाल है, अवॉइड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इवेंट को क्या लिखा जाता है? ठीक है, तो ये रीजनिंग का सवाल है, ये लिखा जाएगा, इसी में से छांट के इसका उत्तर देना है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। तो 127 में कह रखा है कि यहाँ लास्ट में ये सीरीज दी है 5 से यानी 7 से 56, फिर 28, फिर 124, फिर 112 और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। 127 में देखो 7 अट्ठे 56 और 56 का आधा कर दो, मतलब पहले 8 से गुणा फिर आधा। वैसे 28 को 7 से गुणा करेंगे ये आएगा 224 और इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 112। ठीक है, और 112 को फिर हम 8 से गुणा करेंगे
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 896 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले पद को 8 से गुणा करो और उसका आधा कर दो, अगला आ जाएगा। इसे 8 से गुणा करो, उसका आधा कर दो, यह आ जाएगा। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 896 आ जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। इसमें क्या क्या रखा है देखो, यहाँ बताना हमें। 28 में 8 जोड़ दो 36, और 36 किसका वर्ग है? 6 का। 63 में 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 81, और 81 वर्ग है किसका? 9 का। अब ये कह दिया है कि 94 में कितना जोड़ा है? जो 13 का। अरे 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग 169 होता है। तो 94 में कितना जोड़ूं कि 169 हो जा? तो 75 जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। 129 में क्या क्या रखा है? 129 में कहा है कि कृतिका दक्षिण की ओर, ये दिशा और दूरी का सवाल है, कर लेना आराम से हो जाएगा। पश्चिम का आंसर आएगा। 130 में कह रखा है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 20 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन हो? तो भैया 20 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रखा है व्हेक्टर द्वारा प्रतिपादन किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 131 यानी एंडोस्पोर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। 132 में क्या कह रखा है? 132 में कह रखा है कि किस क्रांतिकारी ने बम का दर्शन लिखा है? मतलब बम का दर्शन ये किस क्रांतिकारी ने लिखा है? 132 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? मतलब जो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, इनकी जीवनी लिखी, और वो जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न थे। 134 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है? 134 में सही सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो दिया है सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 134 में। तो देखो भैया कैसे करेंगे, यहाँ आ जाओ इस जगह, ठीक है। 134 देखो, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, तो इनका संबंध था इससे, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से। आगे हम बात कर रहे हैं B.D. सावरकर की, तो B.D. सावरकर हिंदू महासभा की स्थापना करी। आगे हम बात कर रहे हैं तो रामास्वामी अयंगर, ये आपका जस्टिस पार्टी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि हम बात करें कि B.T. दणदिवे, तो इनका हो जाएगा कौन बचा? इनका बचा ऑप्शन नंबर ए, इसका 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 135 बड़ा लंबा दिया है भाई, देखना जरा। 135 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो लो, ये संस्थान है और ये उसकी स्थापना है। देखो 135 135 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसे। मतलब भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1975 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 1963 में, ठीक है। और ये राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1888-89 में, और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, ये मतलब 1986 में। तो इसका हो जाएगा आपका 2143। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। 136 में कहा है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब 4 में से 3 सही है, एक गलत दे रखा है, और वो गलत वाला ही हमें छांटना है। 136 में कौन सा? देखो, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई, ये भी ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1994 में हुई है। जब 3 सही है तो चौथा तो गलत हो गई। तो 136 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 137 में क्या कह रखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करें भाई? पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद विचार करेंगे। 127 का आंसर क्या होगा? ये दिया है कि महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर और सिद्धार्थनगर, ठीक है। अब क्या कह दिया है इसमें? ये कह रखा है कि
उपयुक्त में से कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताइए। तो भैया नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं उन जिलों की यदि हम बात करें तो दोबारा देख लेते हैं। तो नेपाल के साथ रामपुर नहीं लगता है, नेपाल के साथ रामपुर नहीं लगता, बाकी महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तीनों लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 137 का, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा रामपुर था, वो नहीं लगता। 138 में हमसे कह रखा निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी